हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कार्नेटिक वॉर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो आज के हम लोग वीडियो में हम लोग कार्नेटिक वॉर्स को, जो 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, इनको अच्छी तरीके से डिटेल समझते हैं, उनके रीज़न कॉजेज़, और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काम आने वाला वीडियो है। और आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी के बारे में, कि वहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर एक्चुअली कौन कौन राज कर रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वाला एरिया जो आर्क आउट का रीज़न है, यही इसलिए वो इसी को हम लोग कार्नेटिक वॉर को, मतलब कार्नेटिक एरिया की तरफ मानते हैं। और ये रही निज़ाम की डोमिनेशन। यहाँ रहा शिवाजी महाराज के क्लैन के लोग, यहाँ पे मराठा साम्राज्य का यहाँ पे आधिपत्य था। ये रहा मैसूर स्टोर, ये रहा नॉर्दर्न सरकार। तो मैपिंग मैंने दिखा दी। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात करें। हुँ, तो ये रहा हमारा कर्नाटक सल्तनत। तो बेसिकली जी ऑफ़िशियली क्या था, निज़ाम के हम लोग बात करें अंडर में आते थे, पर एक तरीके से कहा जाए तो खुद थोड़े बहुत आज़ाद भी थे। पर ये आधिपत्य तो इनका निज़ाम का ही इनके ऊपर था। और इसकी कैपिटल आरकॉट थी, नियर वेल्लूर। और हम लोग बात करें कि तंजावुर, हम लोग बात करें तंजावुर के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तंजौर मराठा क्लैन के मतलब ब्लड लाइन में था, क्योंकि वहाँ पे जो शिवाजी महाराज के लोग थे, उन्होंने अपना आदमी बिठा दिया था यहाँ पे तंजौर के अंदर। तो और हम लोग बात करें उसके आस-पास मैसूर वगैरह था, कोची, तंजौर, सॉरी त्रावणकोर, नॉर्दर्न सरकार के बारे में बता दिया मैंने कि ये सब पार्ट थे किसके, हैदराबाद सल्तनत के अंडर ही आते थे ये लोग। मतलब आधिपत्य बहुत ज़्यादा पावरफुल था निज़ाम का वहाँ पे। अब थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कार्नेटिक वॉर से पहले का अगर बैकग्राउंड समझ लेंगे तो ये चैप्टर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कार्नेटिक का जो नेम था वो दिया गया था यूरोपियंस के द्वारा कोरोमंडल कोस्ट के कारण। और 1740 में क्या हुआ था कि जो निज़ाम आसिफ जाह फर्स्ट थे, हैदराबाद थे, ये बिजी थे वॉर्स में किसके खिलाफ, मराठास के खिलाफ। और जो इनके जो सक्सेसर्स थे वो बस यही चाह रहे थे कैसे भी करके ये बूढ़े अंकल जी हटें और हमें जगह दें बैठने के लिए, मतलब गद्दी पर। तो इनके इनके खिलाफ प्लॉटिंग वगैरह चल रही थी, ये सारा सीन चल रहा था उस समय पर। और हमने कैपिटल वगैरह के बारे में तो जान ही लिया था। और हम लोग बात करें कि जब इन्हें पता चला, ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि हाँ भैया जो हैदराबाद था वो डिक्लाइन कर रहा है, तो उस समय पे हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल थी नहीं एक्चुअली। वो लोग यही चाह रहे थे कि उनका ये कोई इच्छा नहीं थी कि वो कोई किंगडम एस्टेब्लिश करें या फिर एम्पायर बनाए अपना। तो बस उनकी बस यही इच्छा थी कि ऐसे राजा को बिठाया जाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें हम लोग। और तंजावुर बीइंग रूल्ड बाय मराठा डायनेस्टी गेव पेशवा बाजीराव। ये तो उसी के बारे में बता दिया गया तंजावुर के बारे में कि मराठा के द्वारा रूल किया जा रहा था ये। और ये रहा उसके बारे में कि शिवाजी महाराज के जो मतलब के रिलेटिव थे, वही तंजावुर में रूल कर रहे थे, जो उनकी क्लैन के बारे वगैरह में लिखा हुआ है। आई थिंक ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया। ये भी हो गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया हमारा। हाँ, इससे पहले जब हम लोग कर्नाटक वॉर को समझें, उससे पहले कि हम लोग एक ये सीज ऑफ त्रिचकनोपोली के बारे में जान लें। तो ये हुई थी 1743 में, 6 मंथ लॉन्ग सीज त्रिचकनोपोली बाय निज़ाम आर्मीज़। तो निज़ाम की बेसिकली जो मराठास वगैरह थे, मराठास को निज़ाम ने हरा दिया था और एक छत्र राज्य कंट्रोल हासिल कर लिया था निज़ाम ने कर्नाटक के अंदर। तो जो निज़ाम था, और निज़ाम ने क्या किए, इनकी एक्टिविटीज़ को क्या कर ली, कम कर दी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की, जो इनके ऊपर थोड़ी लगाम लगाने की ज़रूरत थी। तो जो हमारे निज़ाम थे, उन्होंने उन लोगों की दोनों के ऊपर लगाम लगा दी थी। तो ये कुछ हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड समझ लिया है। और चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कर्नाटक वॉर में हमारे लिए गवर्नमेंट एग्जाम से हमसे पूछा क्या जाता है। सबसे पहले हमारे ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा हमसे पूछा जाता है रीज़न क्या था, क्या 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 कारण से जो कर्नाटक वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी। और लास्ट में हमसे ट्रीटी पूछी जाती है। और लास्ट में उसके बाद में हमसे इम्पैक्ट वगैरह पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह में। तो हम लोग इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस देने की कोशिश करेंगे।
तो मेन रीज़न अगर हम लोग कार्नेटिक वॉर के बारे में बात करें तो मेन रीज़न इंडिया में नहीं था, एक्चुअली वहीं पे एग्ज़िस्ट करता था, यानी कि यूरोप के अंदर ही एग्ज़िस्ट करता था। तो उन लोगों की जो कार्नेटिक वॉर थे बेसिकली इनके बीच में था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में था, और उनकी जो जड़ें थी वो कहाँ से, यूरोप से जुड़ी हुई थी। और जो हम लोग बात करें कि राइवलरी का जो वॉर ऑफ मतलब ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह थी यूरोप में, वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था गद्दी के लिए। तो बेसिकली 2 पार्टीज़ क्या हो गई थी, विरोध में हो गई थी, ब्रिटेन और हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक तरफ थे, और फ्रांस, जर्मनी स्टेट्स जैसे कि प्रुशिया, बुल्गारिया, सैक्सोनिया, स्पेन, ये एक तरफ थे। तो इनके बीच में राइवलरी वगैरह हो गई थी स्टार्ट वहीं पे, और वहीं से लड़ाई हो रही थी। तो और उसके इफ़ेक्ट हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे थे कि आपस में ये लोग हर जहाँ-जहाँ पे इनकी कॉलोनीज़ वगैरह थी, तो आपस में ये टकरा रहे थे, और रूट की उनकी जो जड़ी थी वो कहाँ जुड़ी थी, वहीं पे जड़ी थी, तो प्रॉब्लम वहीं पे हो रही थी। हम लोग बात कर रहे थे द इंग्लिश और फ्रेंच इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये दोनों कम्पीट कर रहे थे इंडिया के अंदर, एक-दूसरे के खिलाफ कम्पीट कर रहे थे कि ये लोग दोनों दोनों कोशिश में थे कि जो यूरोप है उसके अंदर अपनी सुप्रीमेसी बनाई जाए। और इन दोनों के जो स्ट्रगल से ये दुनिया भर में देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जहाँ-जहाँ इनकी कॉलोनीज़ थी वहाँ पे ये लोग बिल्लियों की तरह झगड़ने लगते थे। तो और इंडिया के अंदर सुपीरियॉरिटी हासिल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल टर्मोइल का इस्तेमाल किया। और हम लोग मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा था यहाँ पे, मतलब टर्मोइल हो रहा था इंडिया के अंदर, क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था। तो इन्होंने वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स में हाथ घुसाएँगे और मज़े लेने की कोशिश करेंगे इंडिया की। और तो एक कार्नेटिक रीज़न हम लोग बात करें, या फिर कार्नेटिक जो जगह थी, इनके लिए पका हुआ आम थी, क्योंकि निज़ाम भी थोड़ा कमज़ोर हो रहा था वहाँ पे। तो इन्होंने बस कुछ नहीं किया वहाँ पे, उसका फ़ायदा वगैरह उठाया और कुछ नहीं किया। और हम लोग अब बात करेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है कि हमें टाइमलाइन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइमलाइन 1746 से लेकर 1748 तक है। और अगर हम लोग बात करें कि रीज़न की बात करें क्यों स्टार्ट हुई थी, इंग्लिश की मतलब ये स्टार्ट वगैरह कैसे हुई थी? जो इंग्लिश नेवी थी उसने कैप्चर कर ली थी, क्या कर ली, फ्रेंच मर्चेंट शिप को कैप्चर कर लिया था। और जिससे कि एशिया के अंदर फ्रांस को ये कर रहे थे वो लोग। तो फिर हुआ क्या, वॉर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सक्सेशन वाज़ गोइंग ऑन, और साथ में और वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया चल रही थी। इस वजह से अ, हम लोग बात करें कि फ्रेंच रिलेटिवली वीक थे इंडिया के अंदर, पर फिर भी फ्रेंच लीड देयर गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्से रिटिलाइज्ड, यानी कि हम लोग बात करें कि डुप्लेक्से थे, वो जो आदमी थे बहुत समझदार आदमी थे। इन्होंने ला बर्नियलिस गवर्नर ऑफ मॉरिशस को बुलाया इंडिया के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया आइए, अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे हमारी, तो फिर हमारा जो अस्तित्व है इतने सालों में हमने इकट्ठा किया था यहाँ पे इंडिया के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर, वो सब खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने हेल्प की उनकी फ्रेंच आर्मी की, तो फिर बेसिकली तब जाके वो अपने अस्तित्व को बचा पाए। इंग्लिश आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ कर्नाटक। फ्रेंच आस्क हेल्प फॉर चंदा साहेब। तो बेसिकली ये चंदा साहेब ब्रदर इन लॉ थे किसके, अनवरुद्दीन के। हम लोग बात कर रहे थे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने हेल्प मांगी थी अनवरुद्दीन से, और जो फ्रेंच थे उन्होंने चंदा साहब से मदद मांगी थी। और जब मदद मांगी तो फिर जो 1746 में क्या हुई, बैटल ऑफ सेंट थोमे हुई, यानी कि बैटल ऑफ अडयार हुई। उसमें जो फ्रेंच वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन थे, यानी कि अनवरुद्दीन लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, और ये जो फ्रांस तो फिर लड़ ही रहे थे। और जो छोटी सी फ्रांस सेना थी, उन्होंने जो मतलब जो अनवरुद्दीन थे उनकी सेना को हरा दिया, और उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया। और बाद में क्या हुई, जो बैटल ऑफ अलियाड़ को जीतने के बाद 1718 में ट्रीटी हुई किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हमारी मतलब साइन वगैरह ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में, जिसे ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल कह दिया गया। और इस ट्रीटी में ये था कि भैया लड़ाई से पहले जिसका जो-जो था वापस कर दिया जाए, और इसलिए उन्होंने जो फ्रेंच थे उन्होंने मद्रास को वापस दे दिया था किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन ने फ्रेंच की टेरिटरीज़ वापस कर दी थी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और आज का हमारा वीडियो एप्रॉक्स कंप्लीट होने ही वाला है, तो पहले उससे पहले ये देख लेते हैं कि इससे हमें देखने को क्या मिला। आई मीन इस चैप्टर से हमें सीखने को क्या मिला, कि क्या कौन-कौन सी बातें प्रूव हो गई, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ मॉडर्न
मॉडर्नाइज्ड यूरोपियन आर्मीज़ ओवर इंडियन ट्रूप्स, यानी कि जो सुपीरियॉरिटी थी किसकी मॉडर्न आर्मीज़ की, वो दिखने लगी थी यहाँ पे कि जो यहाँ के लोकल राजा भी थे वो तो यही समझ गए थे कि भैया कि इनकी चाहे इतनी बड़ी सेना हो, इनके मॉडर्न हथियारों के आगे नहीं चल पाएगी। और इम्पोर्टेंस देखने को मिली हमें कहाँ की, साउथ इंडिया में नेवी की, कि नेवी के क्या महत्व है साउथ इंडिया में, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कहाँ से मतलब कैसा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यहाँ पे समुद्र से घिरा हुआ है, तो फिर यहाँ पे नेवल पावर अगर अच्छी नहीं होंगी तो आप जीत नहीं पाएँगे यहाँ पे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर हमने पढ़ लिया और अगले वीडियो में हम लोग सेकंड कर्नाटिक वॉर के बारे में पढ़ेंगे।